ये हैं एसोसिएशन ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज मंडीदीप के प्रेसिडेंट श्री राजीव अग्रवाल। लोग इन्हें जानते तो हैं एक बड़े व्यापारी के रूप में, लेकिन राजीव व्यापारी होने के अलावा काउंसलर और एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। एक जुझारू व्यापारी के रूप में पहचाने जाने वाले राजीव आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स के अलावा अन्य लोगों को जीवन जीने की कला सिखाते हैं। अपने विचारों से लोगों को नया जीवन देने और जीरो से हीरो, एक रियल हीरो बनने की वजह से राजीव बन जाते हैं जोश होश के अगले हीरो मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश और देश में आज तो राजीव अग्रवाल एक जाना माना नाम है, लेकिन राजीव से हीरो राजीव बनने के पीछे एक गजब की कहानी है। तो आइए राजीव से ही सुनते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। मैं कहानियों पर जीता हूं यार, और लोगों को भी कहानियां सुनाता हूं। तो शुरुआत हुई मेरे पैदा होने से, जो कि आज से लगभग 60 साल पहले हरियाणा के एक छोटे से गांव में मेरा अवतार हुआ। और गांव बड़ा छोटा था, छोटा ऐसा था कि अगर जो लोग हरियाणा को जानते हैं वो जानते हैं, पेहवा से अम्बाला जाओ तो एक छोटी सी जगह आती है इस्माइलाबाद, वहाँ से अंदर जाओ तो एक गांव आता है कुरड़ी। तो वहाँ एक बड़े, मैं कहूँगा कि गरीब घर में मेरा जन्म हुआ। पिताजी पंचायत में काम करते थे छोटा मोटा, और स्थितियाँ ऐसी थी कि 7 दिन खाना नहीं मिलता था, 5-6 दिन खाना मिलता था, और कभी कभी मुरमुरे, शायद यहाँ अपने यहाँ उसे लाई कहते हैं, वो खाकर काम चलाना पड़ता था। तो ऐसी ज़िंदगी कट रही थी। कुछ बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब था ही ना, बड़े सपने भी नहीं थे क्योंकि कुछ देखा नहीं था। राजीव का बचपन में पढ़ाई में मन कम ही लगता था। हर बच्चे की तरह राजीव भी बचपन में बहुत ही नटखट थे। सहज सी घटना है गरीब बच्चे की, आप समझिए। हमारे माँ साहब का बड़ा जलवा था। माँ साहब से गांव में सब डरते थे। उस जमाने माँ साहब की इज्जत हुआ करती थी, आजकल तो जितनी है वो आपको पता है। तो हुआ ये निमिष कि एक बारी उन्होंने खाना खाया, और खाना खाने के बाद उनका मीठा खाने को मन कर गया। तो मुझे बोले, राजीव जा दौड़ के बर्फ़ी लेके आ हलवाई से। तो गांव में एक ही हलवाई हुआ करता था, और वो अम्बाला एक जगह है, वहाँ से बर्फ़ी लाता था, और बरनी समझते हैं, मर्तबान, उसमें भर के रख लेता था। तो 50-100 बर्फ़ी ले आता था, बड़ी रहती थी, और जब ख़त्म हो जाती थी दोबारा ले आता था। गाँव में बिकती कितनी थी, रोज़ 2-4। तो मैं दौड़ता हुआ उसके पास गया, मैंने, भैया 2 बर्फ़ी दे दे के। किसने कही? मैंने, माँ साहब ने बुलवाई है, और जल्दी दे, क्योंकि नहीं तो माँ साहब मारेंगे कि पता नहीं कहाँ घूम रहा था। तो साहब उसने मुझे एक कागज़ के टुकड़े पे 2 बर्फ़ी रख के दे दी, सूखी बर्फ़ी, क्योंकि 15-20 दिन पुरानी थी, खाने को नहीं मिलती थी रोटी, और हाथ में आ गई बर्फ़ी। मन में आ गया लालच। अब मेरा बचपन इमेजिन कीजिए, दुबला पतला काला सा लड़का, ढीली निक्कर नाड़े से बंधी हुई, फटी हुई बनियान, खाने को नहीं मिलती रोटी, और हाथ में आ गई बर्फ़ी। मन में लालच और मुंह में पानी। मैं गया नहीं साहब, वहीं खड़े होके मेरे मन में तर्क चल रहे, माँ साहब ढोल जैसे हो रहे हैं, रोज़ खाते हैं, एक खा लेता हूँ। मन ने कहा, यार एक खा लेगा तो जिस दिन बिल देखेंगे ना कि 2 है लिखी हुई होंगी बिल में, तो मार मार के खालू धेड़ देंगे। आप लोगों को शायद पता नहीं, उस ज़माने में ना ऐसे पतली संटी से पिटाई होती थी, नक्कल्स पे गाँव में बड़ी मारते थे। तो निमिष में खड़ा रहा, जा एक खा लेता हूँ, फिर डर लगा कि अगर पता लग गया तो मारेंगे। लालच बड़ी बुरा, मैंने आधी खा लेता हूँ। मरने का बेवकूफ़, आधी खाने से तो अच्छा पूरी खा ले। सब लालच बड़ी बुरी बोला, मुझसे सहन नहीं हो रहा था। दिमाग मेरा तब भी थोड़ा तेज था, तो मैंने कहा एक काम करता हूँ, चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी सी कुतर लेता हूँ, शौक भी पूरा और गिनती भी पूरी। लेकिन मन ने कहा कि बेवकूफ़, दांत, आप समझ सकते हैं, छुरी की कटी बर्फ़ी और दांतों से कुतरी हुई बर्फ़ी अलग अलग दिखेगी, फिनिश नहीं दिखेगी उसकी। मैंने कहा तू फंस जाएगा। गरीबी बहुत बुरी चीज़, और लालच उससे भी बुरी चीज़, मुझसे सहन नहीं हुई। मैंने वो दोनों टुकड़े उठाए, अच्छी तरह से चारों तरफ से चाटे, पतले किए, और कागज़ पे रख के माँ साहब को दे दिया। मैंने कहा माँ साहब लो बर्फ़ी आ गई। और माँ साहब ने भी बड़े शौक से खाई। उसके बाद निमिष चस्का लग गया, लालच आ गया। वैसे तो मैं बैक बेंचर था, सबसे पीछे बैठता था, लेकिन जब माँ साहब खाना खाते थे तो जाके सबसे आगे बैठ जाता था। आप समझ रहे हैं ना क्यों? बर्फ़ी लानी है, कोई और लाएगा तो नुकसान हो जाएगा। 10-12 दिन ये सिलसिला चलता रहा, और फिर वो हुआ जो होना था। एक दिन नहीं, पकड़ा नहीं गया, मतलब संस्कारों ने जोर मारा रात को सोए सोए, यार राजीव बड़ी गलत बात है, तुम माँ साहब को रोज़ चाटी हुई बर्फ़ी खिलाता है।
नहीं नहीं ये नहीं करना है, कल से नहीं चाटना। तो मन्ने का बेवकूफ़ तू जाएगा तो चाटेगा। तो मैंने रात को तय किया कल मैं जाऊंगा ही नहीं और पीछे ही बैठा रहूँगा। तो अगले दिन स्कूल गया, माँ साहब ने खाना खाया, मैं पीछे ही बैठा रहा। लेकिन माँ साहब को आदत हो गई थी, तो वहीं से चिल्ला के मुझे बोले राजीव भाग मेरे लिए 2 बर्फ़ी लेके आ। मैंने कहा माँ साहब मेरे को तबीयत ठीक नहीं लग रही, दीपक को भेज दो, रमेश को भेज दो। कि ना बेटा तू ही लेके आ, ये सुअर के बच्चे सूखी सूखी लाते, तू गिल्ली और ताजी लेकर आता है। इस नटखट राजीव के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था। मज़े से स्कूल जाते, दोस्तों के साथ खेलते, लेकिन जब वे 5वीं क्लास में आए तो उनके साथ वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मैं 5वीं कक्षा में था, मुझे मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हुए। अगले 8 साल पढ़ते रहे। ये दोनों दांत नकली है, इतनी बार गिरा कि टूट गए। झाड़ फूंक चल रही थी और पता नहीं था। चिड़चिड़ा हो गया था क्योंकि दोस्तों के साथ खेलना नहीं था, स्कूटर नहीं चलाना, गाड़ी नहीं चलानी। दिमाग भी कमज़ोर हो गया, नेचुरली नशा इतना दवाइयों में रहता था। आज भी कमज़ोर है, 21 है, आप लोगों से 19 है मेरा दिमाग। आज भी भूल जाता हूँ चीज़ें। जब सालों बाद मिर्गी जैसी घातक बीमारी से राजीव ठीक हुए तो उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। राजीव इंजीनियर नहीं बनना चाहते थे, फिर भी उन्होंने इंजीनियरिंग की। और ऐसे ही कट रही थी और इंजीनियरिंग में चले गए। इसलिए चले गए, ईमानदारी की बात यह है कि ये सोच के नहीं गए थे कि इंजीनियर बनेंगे और कोई बड़े झंडे गाड़ेंगे और पैसे कमाए। इसलिए चले गए थे कि घर की रोटी से बेहतर रोटी इंजीनियरिंग के हॉस्टल में मिलती थी और 7 दिन मिलती थी। घर में तो गारंटी नहीं थी 7 दिन की। इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद भी राजीव का जीवन अस्त व्यस्त बना रहा। ठान लिया था कि नौकरी तो नहीं करनी है, ऊपर से पैसे कमाने का भूत सर पर सवार था। नौकरी क्यों नहीं करना कि मैंने कुछ पैसे वाले लोग देखे थे उस दौरान जो अच्छे ढंग से रहते थे। तो मैंने पूछा क्या करते हैं पापा जी, क्या नौकरी करते हैं? कि नौकरी नहीं करते, बिजनेस करते हैं। तो मेरे दिमाग में फंडा बैठ गया कि मोटा पैसा और शान से जीना या ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जो है वो तो सिर्फ धंधे से हो सकता है, नौकरी से नहीं हो सकता। तो जिद हो गई। तो हाल ये हुआ इंजीनियरिंग करने के बाद जितने कैंपस हुए उसमें मैं बैठा ही नहीं। इस डर से नहीं बैठा कि नौकरी लग गई तो बाप कहेगा जा नौकरी कर। लेकिन यात्रा कठिन थी। पैसे कमाने की ताक में मैंने दुनिया जहान के बिजनेस करे। मैंने कुकिंग क्लासेस चलाई, मैंने कंट्रासेप्टिव्स बेचे, मैंने वॉशिंग्स करी घर घर जाके, मतलब टेलीफोन ऑटो डायलर बेचे, फायर एक्सटिंग्विशर बेचे। फायर के ब्लैंकेट एक आते थे, अमेरिका से आए थे और 1-2 साल ही चले और फिर बंद भी हो गए। तो आग में चले जाते थे उसको ओढ़ के, ताकि कोई अंदर आपका कीमती सामान हो, घर में आग लग जाए तो बचाए कैसे, कोई बच्चा बचाना है, सामान बचाना है। तो ये सब कर रहे थे और अगले 15 साल आई वॉज कंप्लीट फेलियर। मतलब मेरे इतने बुरे हाल हो गए थे कि 8 बजे निमिष के घर पहुंच जाओ और निमिष कहे कि यार खाना खा लो तो खा लिया, और नहीं खाया तो भूखे रहना, रात को नींद ना आना, दस्त लगना किसे कहते हैं, वैसी परिस्थितियां बन गई थी। राजीव अब भोपाल आ चुके थे। अब तक उनकी शादी भी हो चुकी थी, लेकिन उनके जीवन का संघर्ष अब भी जारी था। संघर्ष बीमारियों से लड़ने का, संघर्ष रोजी रोटी का, संघर्ष जीवन यापन का। अग्रवाल साहब आपको कैंसर और आप मरेंगे। बदली परिस्थितियां, समय बदली। मतलब ये हाल हो गए थे, शादी हो गई, बेटियां हो गई। माया पाठक नर्सिंग होम है कैंपी नगर में, वहाँ मेरी बेटियां हुई। तो 3 दिन बाद डॉक्टर ने कहा इलाज भैया हो गया है, अब आप ले जा सकते हो अग्रवाल साहब, आपकी धर्मपत्नी और बिटिया गुड़िया दोनों लक्ष्मी ठीक है। मैं ही हॉस्पिटल में रुकता था, तो घर ले जाइए, वो बधाई हो आपको। तो मैंने पूछा बिल कितने? कहती 7,400 कुछ रुपये था, 428 रुपया कुछ। तो मैंने कहा 1 दिन और रख लीजिए। कहते क्यों 1 दिन और क्यों? मेरा थोड़ा और स्वस्थ हो जाए। ईमानदारी की बात यह है कि मेरे पास 7,400 रुपये नहीं थे, और 1 दिन रखने के लिए मैंने इसलिए कहा था कि जाऊंगा, लोगों से मांगूंगा, दोस्तों से, और धीरे धीरे किसी तरह से इकट्ठे हो जाएंगे, अगले दिन पे कर दूंगा। और मेरे पास अगले दिन भी वो पैसे इकट्ठे नहीं हुए। लेकिन कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और सफलता ऐसी चीज है जो देर से ही सही लेकिन मिलती ज़रूर है। राजीव की किस्मत भी चमकी जब उन्हें अपनी ज़िंदगी का पहला लोन मिला। 27 साल पहले 1995 में 14 अगस्त को मैं परेशान न्यू मार्केट में घूम रहा था। एक बैंक दिख गया मुझे। आप जानते हो कि एक सामने ही बैंक है, दांतों के डॉक्टर से 2 दुकान छोड़ के, न्यू मार्केट में मेन रोड पे जो बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया। और वहाँ घुस गया और मैनेजर के कमरे में घुस गया। पुराने ज़माने में बड़े केबिन हुआ करते थे, मैनेजर के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे काउंटर होते थे। और जाके अपनी पूरी सेल्समैनशिप दिखाई मैंने उनको। मैंने गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, आई एम राजीव अग्रवाल। बोलिए मिस्टर अग्रवाल, सर लोन चाहिए। कब बैठिए।
तो बैठ गया। कहते कितना लोन चाहिए, क्या करते हैं? मैंने सब डिब्बे बना, तो मैंने पैकेजिंग का काम शुरू कर दिया था। अच्छा, और कितना लोन चाहिए? मैंने सर 1.5-2 लाख मिल जाए। कि ये क्या लगा हुआ मेरे हाथ में? उस दिन की बात है, तब वैनफ्लोन लगी, तब मैं ड्रिप लगवा के चलता था। मैंने सब सुबह शाम मुझे ड्रिप लगवाना पड़ता है कि कोई बीमारी है, मैंने सर मुंह से नहीं खा पाता हूँ इसलिए लगवाना पड़ता। तो मुंह से क्यों नहीं खा पाते हो? मैंने सब डॉक्टरों ने कहा पेट में कैंसर है। तो वो हैरान हो गए, तो कहते इसलिए लोन मांगने आए हो? मैंने कहा साहब चिंता मत कीजिए, ना आपका लोन मरेगा ना मैं मरूंगा। तो उन्होंने मुझसे बड़ा भारी क्वेश्चन पूछा कि अग्रवाल साहब कोलेटरल है, कोई सिक्योरिटी है? मैंने कहा कुछ नहीं है सर, मेरे पास जो है मैं खड़ा हुआ आपके सामने। तो उस आदमी को पता नहीं क्या दिखाई दिया, उसने मुझे पहला 1.5 लाख का लोन सैंक्शन कर दिया था। राजीव गिरे, उठे, फिर गिरे और फिर लड़े और जीते। आखिर वो क्या चीज थी जो राजीव को लड़ने के लिए मोटिवेट करती रही? इरादे और ख्वाब जिनके ऊंचे होते हैं, शायद उनके इम्तिहान भी उतने मुश्किल होते हैं। हालात ये थे कि मैं अकेला था, अंधी गली में था, जिनको साथ देना चाहिए था वो छुरा लेकर पीठ पर सवार थे और दूर दूर तक रोशनी कोई किरण थी नहीं। तो लगता था क्या करें। उसने हम सबको यहाँ पर इकट्ठा किया है। ज़िंदगी में किसी ना किसी दिन तकलीफ़ देगा, परेशानी देगा, हीट देगा, हथौड़े मारेगा। मैंने प्रार्थना करी और आज भी करता हूँ कि ईश्वर मुझे उठाना, मुझे बहुत सारी हीट देना, मुझे बहुत सारे हथौड़े मारना, लेकिन मुझे उस ढेरी में डाल देना जिसमें मैं काम का आदमी बन जाऊँ, जिसमें काम कर। तो मेरे को एक ही बात पता थी कि जो नहीं टूटते हैं वो काम के आदमी बन जाते। तो मैंने बस अपने आप से एक वायदा किया हुआ था कि मैं टूटूंगा नहीं। कोई सुखों का पट्टा नहीं लिखा के लाया। ज़िंदगी में ऐसे दिन आएंगे जब लगेगा कि यार कब जाएंगे, कब ख़त्म होगा, कब पीछा छूटेगा। टूटिएगा मत। मैं नहीं टूटा और आप भी मत टूटिएगा। राजीव कहते हैं कि सफलता की इस लड़ाई में उनकी पत्नी का भी खूब साथ रहा। पत्नी का सहयोग तो आप समझ सकते हैं, दुनिया में पत्नी का सहयोग नहीं हो तो आदमी दो ही तरह से बनता है। तो पत्नी का बिल्कुल सहयोग नहीं हो, पूरा सहयोग हो। बिल्कुल सहयोग नहीं हो तो आदमी कालिदास बन जाता है, अगर मार के निकाल दिया जाए पत्नी द्वारा। और अगर पूरा सहयोग हो तो राजीव अग्रवाल बन जाता है। तो सबसे बड़ा सहयोग ये था कि वो मेरे साथ शांति से, उसी सहयोग से बने रहे और ये कहते रहे कि चीज़ें बेहतर हो जाएगी। मैं भी उनसे कहता, हम शायद दोनों एक दूसरे से कहते रहे कि चिंता मत कीजिए, चीज़ें बेहतर हो जाएगी। राजीव आज एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब स्टेज पर जाने के नाम से उनके हाथ पैर कांपने लगते थे। मोटिवेशनल स्पीकर भी ऐसे ही बन गया मैं तो सब काम ऐसे ही सीखा साहब। मैं स्पीकर तो था ही नहीं ज़िंदगी में। मेरे तो ये हाल था कि स्कूल में पहली बार टीचर ने मुझे कहा राजीव तुम्हारा नाम डिबेट में लिख दिया, तो मैंने 3 दिन की छुट्टी ले ली। टांगें कांपती थी, इस सोच से टांगें कांपती थी कि डायस पे खड़े होकर 4 लोगों के सामने बोलना है। तो उस आदमी का मोटिवेशनल स्पीकर बनना भी बड़ी ज़बरदस्त बात है और मेरे बस की तो थी भी नहीं। हुआ ये कि एक बार यहाँ एक एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, RCVP नोरोना एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पढ़ने का बड़ा शौक़ था मुझे। तो मैं कभी कभी लाइब्रेरी में जाके बैठ जाता है। एक दिन वहाँ लाइब्रेरी में बैठ के कुछ पढ़ रहा था, वहाँ पर एक मैडम हुआ करती थी, मैडम कुमुद शर्मा। तो उन्होंने मुझे आके कहा कि राजीव मेरी एक फैकल्टी आने वाली थी, वो आई नहीं है और बच्चे तंग हो जाएंगे, तुम उनसे थोड़ी देर बात कर लो 10-15 मिनट, तब तक दूसरी फैकल्टी का मैं इंतजाम कर लूँगी। मैंने मैडम मेरे बस की नहीं है, मैं क्या बात करूँगा किसी से भी कि यार ग्रोन अप बच्चे हैं, तो कुछ भी यार तू बातें अच्छी कर लेता, तू बात कर ले, तू कर लेगा। मैं रिलक्टेंटली मतलब मैं गया, मैंने ठीक है मैं चला जाता हूँ बट आप जल्दी से दूसरी फैकल्टी बुला लेना। कहती हाँ तू बस 10 मिनट जा। मैं जाके खड़ा हो गया, एक छोटा सा डायस बना हुआ था क्लासरूम में, जैसा प्लेटफॉर्म होता है टीचर के लिए। मैंने जाके उनसे वैसे ही पूछ लिया, मैंने कहा कौन हो भैया, आप लोग क्या करते हो, क्या पढ़ने आए हो? तो बोले सब हम IAS IPS हैं और हमारे अभी क्लियर किया और हम पढ़ने आए। तो मेरे को तो ऐसा लगा कि धरती फटे और मैं यही घुस जाऊँ, हाथ पैर मेरे काँप रहे। बट बहरहाल चूँकि मेरे 10 मिनट की कमिटमेंट थी, 15 मिनट की, तो मैंने कुछ तो बात करनी, मैंने कुछ बातें करनी शुरू करी। और हुआ ये कि वो फैकल्टी जो आनी थी वो आई नहीं और अगले 2 घंटे मैं उन लोगों के साथ था। लेकिन उस 2 घंटे बाद मुझे पता लग गया था कि ज़िंदगी में अगर मैं कोई काम अच्छा कर सकता हूँ तो वो है लोगों को बात करना, लोगों से बात करना और उनसे ज़िंदगी की बात करना। तो वो दिन के बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, अपनी ज्ञान को, अपने हुनर को और निखारा। कहते हैं ईश्वर सामर्थ्यवान की परीक्षा लेते हैं। राजीव के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी 2020 में लॉकडाउन के दौरान कुछ ऐसा हुआ
कि सब कुछ बिखरता हुआ नजर आया। 18 अप्रैल को लॉकडाउन में मेरी फैक्ट्री में आग लग गई। चलती फैक्ट्री में आग नहीं लग सकती, बंद में लगी तो पता ही कब लगता है जब खिड़की दरवाजों से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। 3-3.5 करोड़ का नुकसान हो गया। उसके बावजूद लोगों को था कि अब ये नहीं आ पाएगा। मैं अगले दिन से फिर सड़कों पर था उन वर्कर्स के साथ जो सड़क पर घूम रहे थे। जब कोरोना लगा तो सब लोग अपने घरों में बंद हो गए और मैं शायद घर से निकल गया। क्यों निकल गया कि मेरे पास 450 इंडस्ट्रीज मेंबर थी जो मेरा मुंह ताक रहे थे कि अब क्या करें। माइग्रेशन सारे शुरू हो गए थे, वर्कर्स मांग रहे थे, इंडस्ट्रीज को चिंता थी कैसे चलेंगे। तो मैंने अपने मेंबर से कहा यार पहला काम, हम अपनी फैक्ट्रीज में जो हमें काम करते हैं हम उनमें से किसी को भूखा नहीं मरने देंगे। फिर दूसरा मुझे लगा कि यार इतने लोग माइग्रेट कर रहे हैं, पैदल चल रहे थे लाखों लोग भूखे प्यासे, क्योंकि होटल रेस्टोरेंट सारे बंद थे। मैंने कहा यार अगर हम सही उद्योगपति और समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी समझते हैं तो मंडीदीप से निकलने वाला एक आदमी भूखा नहीं जाएगा। तो हमने कुछ कंपनीज की कैंटीन शुरू करवा दी। कंपनीज में हजारों आदमियों की कैंटीन्स होती हैं, आप समझते हैं। तो वहाँ पे सुबह शाम खाना बनना शुरू, और हमने ये इंश्योर किया वहाँ नगर पालिका साथ मिलके कि वहाँ से एक आदमी भी भूखा ना निकले। बड़ी गंभीर स्थितियाँ थी वो। मेरे घर में रोज़ झगड़ा होता था कि सारी दुनिया अंदर घुसी, तुम हर रोज निकल जाते हो। तो मैंने कहा मुझे जो मैंने जिम्मेवारी ली है उसको पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से पूरा करना है। फैक्ट्री में लगी आग भी राजीव को रोक ना सकी। तो आग लग गई थी, शाम को आग बुझा के आया और 6 बजे आसपास कॉलोनी के आसपास सड़कों पर जो कुत्ते घूमते थे 40 सबको खाना खिलाता। और उस दिन भी गया, बहुत थका हुआ था क्योंकि सुबह से लगा हुआ था और आग में आप समझ सकते पसीने पसीने बुरे हाल, और सब तबाह होके आया था। फिर भी मैंने इन बच्चों का क्या कसूर है, क्योंकि अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं ना तो आप विश्वास रखिए कि ईश्वर भी है। जिसने झेला हो वही बता सकता है। जीवन भर अकल्पनीय समस्याओं से जूझने के बाद आज राजीव हैं एक सफल उद्योगपति और मोटिवेशनल स्पीकर। हजारों परेशानियों में भी मुस्कुराते हुए लाखों लोगों के जीवन को राह दिखाने वाले राजीव अग्रवाल को जोश सलाम करता है। अगर आपके आसपास भी हैं ऐसे ही कोई हीरोज तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें।